बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये है चैप्टर के पार्ट 10 वीडियो। इससे जो हमारा प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 वीडियो तक, तो हम लोग ने इसमें चैप्टर में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में कवर कर लिए हैं। और अब हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो, उसमें भी हम लोग कवर करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे जो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो था जिसमें हम लोग ने लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब क्या, जो हमारा लघु उत्तरीय से जो पीछे वाला प्रश्न था, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और अतु लघु उत्तरीय प्रश्न थे, तो ये दोनों प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, क्या तात्पर्य है मतलब कहने का मतलब ये कि प्रकाश का अपवर्तन हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जो कि हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमारा फर्स्ट वीडियो था पार्ट फर्स्ट, उसमें भी हम लोग ने ये अच्छी तरीके से डिटेल चित्र के साथ हम लोग ने इसको पढ़े हैं अच्छी तरीके से डिटेल में। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो दिशा परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो क्लियर हो गया। सेकंड में क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण को लिखिए। मतलब क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो देखिए, 2 उपयोग हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट उपयोग तो हमारा ये हो जाएगा चश्मा, और जो हमारा सेकंड उपयोग हो जाएगा वो होगा कैमरा। तो प्रकाश के अपवर्तन मतलब ये दोनों में हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। मतलब क्या, प्रकाश के अपवर्तन के लिए किरण आरेख हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है उसके लिए हमें एक किरण ड्रॉ करना है। और सेकेंड में जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके लिए भी हमें एक किरण को ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पहले के लिए देखना होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसके लिए हमें किरण को ड्रॉ करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट के लिए बना ली हूँ। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट नंबर, मतलब क्या फर्स्ट का आंसर है। एक यहाँ पे कांच का स्लैब है, मतलब कि कांच है, और ये हो गया हमारा वायु हो गया विरल माध्यम, और जो कांच है वो हो गया हमारा सघन माध्यम। तो हम लोग जानते हैं इसे प्रीवियस क्लास में कि जो हमारा मतलब क्या, जो ये वायु है और ये कांच है, तो जब प्रकाश की किरण मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मतलब ये कांच है, मतलब ये जो ड्रॉ किया गया है पेंसिल से, ये कांच है, और ये इस तरीके से किरण आपतित हुई है। यहाँ पे आपतित होने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद ये मुड़ गई है, और जहाँ पे टकराई है वहाँ पे मैंने एक अभिलंब की ड्रॉ कर दी, और फिर इसके बाद इस किरण को अपवर्तन करा दिए हैं। तो देखिए, कैसे पता चलेगा कि ये इधर आएगी या फिर अभिलंब की और आएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो हम लोग जानते हैं कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में कोई किरण आता है तो मतलब जो अभिलंब होता है उसी की ओर मुड़ता है। तो इसको मतलब थोड़ा सा इधर झुका देंगे। यदि यहीं पे रहता कि सघन माध्यम से जाता विरल में, मतलब क्या, जब इस तरीके से इसमें कोई किरण इस तरीके से आता सीधी प्रवेश करके और यहाँ से मुड़ जाता तो वो किरण हमारा अभिलंब से दूर हट जाता। ओके, तो यहाँ पे वही कह रहा था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के लिए किरण को ड्रॉ करना है। तो ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, एक किरण को लाए तो क्या हो गया, अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो ये तो फर्स्ट था। सेकंड में कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब जो हमारा किरण है वो सघन माध्यम से जाना चाहिए। तो देखिए, सेकंड के लिए भी मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर ली हूँ एक डायग्राम को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा कांच और ये रहा हमारा वायु। देखिए, सेकंड का आंसर ये हो गया। तो कांच हो गया ये, और ये हो गया हमारा वायु। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया सघन माध्यम, ये विरल। तो क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि जो किरण है वो हमें किससे ले जाना है, सघन माध्यम से ले जाना है, विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम ये, तो इसी प्रकार से इस किरण को हम कांचे में किरण को हम लाएंगे, फिर कांच में जो हम किरण लाएंगे तो फिर ये यहाँ पे अपवर्तन हो गया इसमें, मतलब यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया, मतलब कांच से बाहर निकल गया तो माध्यम चेंज हो गया, और फिर इस तरीके से अभिलंब से ये दूर हट जाएगी। तो इस तरीके से जो ये किरण है वो अभिलंब से दूर हट गई है। तो इस दोनों का आंसर हमें इस तरीके से ड्रॉ करके, इस फिगर को ऐसे बना करके इसका आंसर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है। ये तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग जानते हैं कि जब किरण हवा में प्रवेश करेगी तो उसका क्या होगा, अपवर्तन हो गया। तो देखिए हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए, और क्यों हो रहा है ये भी हमें बताना है। तो देखिए 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट तो ये है कि ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी, ये बताना है। और फिर यदि ये अभिलंब की ओर झुकी या फिर अभिलंब से दूर हटी तो ये क्यों हुआ, तो वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे मतलब ये नहीं कह रहा है कि क्वेश्चन में कि विरल माध्यम या फिर सघन माध्यम से हमें किरण लाना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई किरण हमें लाना है, चाहे वो विरल माध्यम से हो या फिर वो सघन माध्यम से हो। तो यहाँ पे विरल माध्यम हो गया जो कि हमारा वायु है, बोल सकते हैं हवा है, और ये हो गया कांच का स्लैब जो कि हमारा सघन माध्यम है, जो कि हमारा जल है। ओके, मतलब कह रहा है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण जल में, तो ये है जल और ये है हवा, तो ये हवा से चलती हुई किरण जल में प्रवेश करती है, तो जल में प्रवेश करती है। उसके बाद कह रहा है कि यह किरण मतलब अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह अभिलंब की ओर झुक गई। ओके, अब कह रहा है कि बताइए क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। इसीलिए जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, जैसा हमने पीछे आपको बताई थी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम आएगा तो वो क्या होगा, अभिलंब के दूर हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक रहा है। किसके कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के डिफिनेशन से कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसलिए ये हो गया अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका कारण भी पता चल गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कांच की आयताकार सिल्ली मतलब क्या, पत्ती में अपवर्तन के 2 किरण को नामांकित चित्र बनाइए। 2 किरण, तो हमें तो पता है एक तो किरण होता है आपतित किरण और एक होता है अपवर्तन किरण। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा कांच, मतलब बोला है कि कांच की आयताकार पट्टी होना चाहिए, तो कांच की आयताकार पट्टी है। इसमें हो गया ये हमारा वायु जो कि विरल माध्यम है, ये हो गया हमारा कांच जो कि हमारा सघन माध्यम है। अब देखिए 2 किरण हमें दर्शाना है, वो भी नामांकित चित्र के साथ। तो देखिए ये किरण तो हो गया आपतित किरण, और जब ही यहाँ पे पड़ी तो मतलब माध्यम अगर चेंज होगा तो ये किरण भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ इस तरीके से अपवर्तन हो गया। तो हम लोग उसी तरीके से जानते हैं कि विरल से जब सघन में आएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो यहाँ पे ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो 2 किरण हमें दर्शाना था। तो फर्स्ट तो ये हो गया जो कि हमारा आपतित किरण है, और सेकंड जब ये जो मुड़ी है यहाँ पे ये हो गया हमारा अपवर्तन किरण, मतलब कि अपवर्तित किरण। ये जो किरण है ये हो गया अपवर्तित किरण। उसके बाद देखिए अपवर्तित किरण हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये तो मतलब जो कोण है वो हो गया आपतन कोण, जिसे हम कोण आई से डिनोट करते हैं, और ये हो गया अपवर्तन कोण जिसे हम कोण आर से डिनोट करते हैं। तो इसी तरीके से आपको चित्र बना लेना है। उसमें मतलब ये कांच को कांच मानना है, फिर इधर वायु मान लेना है, और 2 किरण दर्शा देना है, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। यहाँ पे कोण नहीं कह रहा है दर्शाने के लिए, आप चाहें तो ये आपतन कोण और ये जो हमारा है अपवर्तन कोण ये आप नहीं भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा है कि 2 किरण दर्शाना है, तो आपतित किरण हो गया और अपवर्तित किरण हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें कह रहा है पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ अर्थात कुछ ऊपर दिखाई देता है, हमें प्रतीत होता है। तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए अब देख लेते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, हम लोग जानते हैं। प्रकाश के जो फर्स्ट नियम होते हैं वो होते हैं आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब कि आपतित किरण और आपतन जो बिंदु होता है और अभिलंब ये तीनों एक ही समतल पर होता है, मतलब एक ही बिंदु पर होता है। उसके बाद किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। तो
तो यही कह रहा था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये हो गया हमारा पहला नियम और ये हो गया हमारा इसका सेकेंड नियम। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्नेल के नियम को लिखकर समझाइए। मतलब क्या, अभी हमने देखे हैं, मतलब इससे जो हमारा नेक्स्ट मतलब कि जो ये क्वेश्चन था 7 नंबर, इसका जो सेकंड नंबर था मतलब क्या, जो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, तो 7 का जो सेकंड था इसमें क्या था कि स्नेल का नियम हम किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। तो यहाँ पे कह रहा है इसे लिखकर समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि लिखकर समझाना है, मतलब डायग्राम से समझाना है। तो ये हो गया हमारा एक कांच का स्लैब जो कि हमारा वायु है, और ये हो गया हमारा कांच। तो वायु हो गया हमारा माध्यम फर्स्ट जो कि विरल माध्यम है, कांच हो गया हमारा माध्यम सेकेंड जो कि हमारा सघन माध्यम है, ये तो आपको पता ही होगा। और जब किरण मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होती है कि जो विलंब है इसी की ओर मुड़ जाती है। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया हमारा माध्यम 2। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मतलब इसे स्नेल के नियम के जो समापित रूप होते हैं, सम्मित रूप, उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया, और जो यहाँ पे जो कोण I है, ये कोण I क्या है, आपतन कोण है, और ये कोण R क्या है, अपवर्तन कोण है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं sin I बटे sin R बराबर क्या होता है, स्नेल का नियम है कि एक नियतांक होता है। तो यहाँ पे देखिए sin I बटे मतलब sin R बराबर इक्वल टू मतलब n और 21, मतलब n21 कहने का मतलब क्या कि जो हमारा sin I बटे sin R है, n मतलब कि ये जो माध्य अपवर्तनांक होता है 2 की अपेक्षा 1, मतलब कि ये 2 अपवर्तनांक है, मतलब दूसरा माध्यम, और ये जो फर्स्ट है ये है हमारा पहला माध्यम जो कि हमारा वायु था। तो sin I बटे sin R बराबर हम लोग लिख सकते हैं n2 बटे n1, मतलब क्या sin I मतलब जो हमारा फर्स्ट था आपतन कोण, तो आपतन कोण हमारा क्या था, देखिए हमारा मतलब कि ये रहा आपतन कोण, ये आपतन कोण रहा, तो ये हमारा माध्यम फर्स्ट में है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा sin I वो मतलब कि जो sin I है वो है n2 और sin R हो गया n1। तो देखिए यहाँ पे मतलब sin 1 का क्या अर्थ है कि sin 1 मतलब n1 sin I बराबर n2 मतलब sin R, n I मतलब क्या, यहाँ पे एन आई का क्या मतलब होता है, मतलब कि ये जो n21 है ना, तो n1 का मतलब sin I जो कि n2 sin R। इस स्नेल के नियम को सम्मित रूप भी कहते हैं, मतलब स्नेल के नियम का ये क्या हो गया, सम्मित रूप हो गया। स्नेल का नियम मतलब कि n1 sin I इक्वल टू n2 sin R, ये हो गया स्नेल का नियम का सम्मित रूप। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है, मतलब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए प्रकाश हीरे में निर्वात, अर्थात निर्वात मतलब क्या, शून्य, तो शून्य की अपेक्षा 2.42 गुनी चाल, मतलब 2 गुनी चाल धीमी चाल से चलता है, मतलब जो हो गया हमारा हीरा, तो प्रकाश हीरे में शून्य की अपेक्षा 2.42 गुना धीमी चाल से चलता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश के एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है, यदि वायु तारपीन और पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 1.00, 1.47 तथा 1.33 हो, तो समझाइए कि किरणपुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मान लिया एक कांच का स्लैब हो गया और ये हो गया वायु, अब ये हो गया कांच का स्लैब, इसमें मान लीजिए यहाँ पर क्या है, तारपीन है, मतलब कोई तेल से जैसा पदार्थ है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, तो ये हो गया हमारा तारपीन, और तारपीन जो कि हमारा सघन माध्यम है, और फिर जो कि हमारा फिर जल है जो कि विरल माध्यम है। तो देखिए मतलब ये कह रहा है कि किस प्रकार मतलब गमन करेगी इसमें किरण, तो जब हमारा किरण मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा कांच, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक तारपीन, मतलब यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी हूँ, ये रहा जल जो कि हमारा विरल माध्यम है। तो कह रहा है जब आपतित किरण मतलब इस प्रकार से हम लाएंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर मुड़ेगा यहाँ से, तो ये अभिलंब की ओर आएगा, क्योंकि जब किरण विरल माध्यम से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ गया।
फिर जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो थोड़ी सी ये रहा अभिलंब तो इसे थोड़ी सी हट जाएगा। तो ये हो गया तारपीन, मतलब इस तरीके से ड्रॉ करके आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ से मतलब हम लोग देख सकते हैं वायु से तारपीन में जाने पर, मतलब यही ना हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में किस प्रकार से गमन करेगा। तो वायु से तारपीन में जाने पर वायु मतलब जो कि विरल माध्यम है, विरल माध्यम से तारपीन जो कि हमारा सघन माध्यम है, तो वायु से तारपीन मतलब सघन में जाने पर जो हमारा प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ती है। मतलब क्या, मतलब वायु और तारपीन, मतलब कि ये हो गया विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, इस दोनों पर जो आएगी किरण, मतलब जो किरण वायु से तारपीन में आएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि वायु से तारपीन सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है, तो उन्हीं मतलब कि उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, एक कांच की वृत्ताकार पट्टी है, मतलब तीनों है, तो उनमें बिना अंतर किए मतलब बिना छुए कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस, ये कांच की पट्टी है। तो देखिए ये रहा कांच की पट्टी, ये रहा उत्तल लेंस और ये रहा अवतल लेंस। तो हम लोग प्रकाश की किरणें को अपवर्तित कराकर देख सकते हैं, मतलब कि बिना इसको टच किए यदि हम कोई लेंस है, मतलब अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, तो उसमें जब हम प्रकाश की किरण को हम लोग फॉलो कराएंगे, मतलब इसे पास कराएंगे, तो उससे हम लोग देख सकते हैं यदि वो किरण एक जगह पर मिल रही है तो वो हो गया उत्तल लेंस, यदि वो किरण फैल रही है तो वो हो गया हमारा अवतल लेंस। और ये जो हमारा कांच की पट्टी, मतलब इसमें जो हमारा प्रकाश की किरण आएगा तो वो सीधा बर्तन हो जाएगा, तो मतलब ये रहा हो गया हमारा कांच का बर्तन। तो हम मतलब क्या पूरा ओवरली बात ये हुआ कि प्रकाश की किरणों को हम अपवर्तित कराकर देख सकते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है, बिना उसको छुए हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तथा वह जल उठता है, तो कारण स्पष्ट करें। मतलब ये कि उत्तल लेंस द्वारा सूर्य की किरण, मतलब कि सूर्य की किरण जब आती रहती है तो वहाँ पे मतलब किसी उत्तल लेंस के द्वारा जब उसका फोकस हम फोकसित करेंगे किसी कागज पर तो वह जल उठता है। मतलब ऑब्वियसली बात है, जब उसको उष्मा प्राप्त होगा तो वो जलेगा, तो मतलब क्यों जलता है उसका कारण स्पष्ट करना है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी आती है, मतलब कि जब सूर्य की प्रकाश आती है तो उसमें कुछ गर्मी ऊर्जा भी आती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो फोकस के साथ साथ उष्मा भी कागज के छोटे से हिस्सों पर फोकसित होती है, जिससे कागज का वो हिस्सा जल उठता है। ओवरली कहने का मतलब ये हुआ कि जब सूर्य के प्रकाश आएगी उसे हम लेंस के द्वारा हम फोकसित करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जब हम फोकसित करेंगे तो उसमें उष्मा भी आएगी छोटे से कागज की छोटे से हिस्सा पर। जब वहाँ पे उष्मा आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो जो कागज होगा वो गर्मी से वो जल उठेगा। तो इसीलिए इसका कारण मतलब जो हो गया वो क्या हो गया कि मतलब जो प्रकाश के साथ साथ कुछ उसमें ऊर्जा भी आती है जिससे वो कागज जल उठता है। तो ये था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें कह रहा है उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना, मतलब सूर्य को देखना क्यों मना है। मतलब कि सूर्य को मतलब हम सीधे आंखों से देखें तो वो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य की ओर देखना क्यों मना है। तो देखिए इसीलिए मना है क्योंकि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती उष्मा, मतलब सूर्य से जो उष्मी ऊर्जा आती है, गर्मी उष्मा आती है, तो वो आंख के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। इसीलिए मतलब सूर्य की ओर हमें खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। मतलब ये जो है हमारा रेटिना फोकसित होती है, फिर आंख की रेटिना, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे मतलब क्या ओवरली बात ये हुआ कि जो हमारा सूर्य की ओर मतलब उत्तल लेंस लगा करके क्यों नहीं देख सकते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अत्यधिक क्षति पहुँचा सकती है, ओके, फोकसित होकर के। तो ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के
समांतर हो तो वह लेंस अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करें। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हमें यहाँ पे किरण आरेख ही बनाना है, ना कि मतलब ये बताना है कि कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वस्तु दूरी, ये सब हमें इसमें डिटेल में जानकारी नहीं देना है। मतलब ये देना है कि किस प्रकार किरण आरेख, मतलब जो हमारा अपवर्तन होगा वो किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस है, तो मैंने यहाँ पे एक उत्तल लेंस बना ली। उसके बाद कह रहा है कि आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है। मतलब ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, तो वो किस प्रकार मुड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं जब कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वो मुख्य फोकस अर्थात जो हमारा F2 होता है, इसको हम लोग मुख्य फोकस मानते हैं, तो F2 से होकर वो निकल जाता है, मतलब F2 से होकर जाता है। तो यही हमें मतलब ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसका आंसर यहाँ पे हो गया। अब लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है, जब वस्तु उत्तल लेंस के F और 2F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करें। मतलब जब वस्तु को हम लोग F और 2F के बीच स्थित हम लोग रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब मतलब किस प्रकार से बनेगा। तो ये उत्तल लेंस है, वस्तु को F और 2F के बीच रखना है। मतलब 2F और F, मतलब यहाँ पे ये रहा हमारा F, ये रहा हमारा F और ये रहा हमारा 2F, ये F2 2F2। तो देखिए वस्तु को F और 2F के बीच रखना है। मतलब F2 F1 ये रहा ये बिंदु और ये रहा ये बिंदु। ये जो दूरी है हमें बराबर डिस्टेंस में कवर करना है, जैसा कि मैंने आपको प्रतिबिंब निर्माण में भी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाई हूँ। यदि आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब दोनों के बीच में वस्तु रखेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो किरण आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। जस्ट अभी मैंने पीछे देखी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है प्रधान एक्सिस के समांतर जब कोई किरण आता है तो वो क्या होता है कि यहाँ से लेंस या बर्तन के बाद F2 से होकर चला जाता है। उसके बाद एक और किरण लेना है हमें ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब कि प्रकाश केंद्र से, या इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से ले लिए। और हमें लोग को जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से मतलब प्रकाश केंद्र से लाते हैं तो वह बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। तो अब देखिए ये दोनों किरण अपवर्तन होकर कहाँ पे मिली है, यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब मिला। अब कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है जब ये प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और इससे नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा प्रतिबिंब। उसके बाद दिख रहा है हमें कि यहाँ पे वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। ए भी यहाँ पे वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A' B' बन रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब वस्तु से बड़ा बन रहा है लेकिन कहाँ पे बन रहा है, तो 2F2 और अनंत के बीच बनता है। ये हो गया हमारा अनंत की दूरी और ये हो गया 2F2। तो देखिए ये दूरी बराबर में हमें डिस्टेंस करना है। मतलब कि यदि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक समान दूरी डिस्टेंस करते हैं तो फिर उतना ही दूरी 2F2 से लेकर के और उतना ही दूरी जहाँ पे पहुँचेगा फिर वहाँ पे 2F2 देना है, लिखना है हमें। तो आप पहले इससे ये जो समझना है अच्छी तरीके से, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जा कर के किरण आरेख के बारे में अच्छे से समझ लेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए 2F2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनता है, तो यही हमें यहाँ पे कहना। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच अंतर को स्पष्ट करें। मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो देखिए उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। फर्स्ट उत्तल लेंस और सेकेंड अवतल लेंस। जब ये अंतर पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो मतलब डिफरेंट पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अंतर दे सकते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है कि किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ये फर्स्ट अंतर। सेकेंड, यह प्रकाश को अभिसरित करता है, इसीलिए हम लोग इसको, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्योंकि ये अभिसरित करता है। और इसका अवतल लेंस में सेकेंड नंबर है, यह प्रकाश को अपसरित करता है। तो जब ये मतलब कि अवतल लेंस प्रकाश को अपसरित करता है, मतलब फैला देता है, और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को एक जगह पर एकत्रित कर लेता है। तो ये दोनों में डिफरेंट हो गया। फिर है थर्ड नंबर में कि इसका फोकस वास्तविक होता है। मतलब कि जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस वास्तविक होता है, जो अवतल लेंस होता है इसका फोकस काल्पनिक होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताई थी 16 नंबर क्वेश्चन में कि क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण अभिसरित होता है, इसीलिए मतलब कि वो फैला देती है।
तो उत्तल लेंस और हमारा यहाँ पे है मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये रहा उत्तल लेंस और ये रहा अवतल लेंस। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उत्तल लेंस को क्यों कहते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हूँ। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाली किरण को अभिसरित करता है, अर्थात एक बिंदु पर मिल जाती है। मतलब क्या, उत्तल लेंस में जो किरण होता है वो एक बिंदु पर मिलती हुई हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी मतलब कि अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब जो हमारा अभिसारी लेंस होता है, मतलब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि एक जगह पर किरण मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अब बात आती है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस अपने से होकर जाने वाली किरण को अपसरित कर देता है, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, अर्थात तथा अपसारी लेंस भी इसे हम लोग कहते हैं। ओके, तो मतलब जैसा कि आपको डायग्राम से स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तल लेंस में प्रकाश किरण एक जगह पर मिलती है, लेकिन अवतल लेंस उसी प्रकाश की किरण को फैला देती है। तो ये दोनों किरण आ गई समझ में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। अब लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f यदि एक वस्तु को लेंस से 2f के कुछ ही अधिक दूरी पर जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाए तो फिर उस वस्तु को प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। मतलब क्या, वस्तु को f और 2f के बीच मतलब थोड़ी ही डिस्टेंस है और जैसे जैसे लेंस को फोकस तक लाया जाता है तो उस किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाता है। मतलब जब हम f और 2f के बीच वस्तु को रखते हैं तो मतलब उसका जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसका आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब जब तक उसे आगे की कंडीशन देखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब को जो होगा हमारा, उस प्रतिबिंब का आकार बढ़ती हुई हमें प्रतीत होती है। तो ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। मतलब कि लेंस की क्षमता मतलब किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो देखिए किसी लेंस की क्षमता अर्थात P, क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो किसी लेंस की क्षमता अर्थात P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमण से मापी जाती है। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा से मापी जाती है। इसका ऐसा मात्रक मतलब जो क्षमता होती है लेंस की क्षमता, इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर के पावर -1। और यदि प्रचलित मात्रक पूछा जाए तो इसका होगा डायोप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल D से सूचित करते हैं। तो देखिए लेंस की क्षमता अर्थात P और उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमण से मापी जाती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रमण मतलब क्या, फोकस दूरी यदि f है तो 1/f से इसका दूरी मापा जाएगा। तो लेंस की क्षमता मतलब कि क्षमता अर्थात P बराबर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/f। तो उत्तल लेंस की क्षमता यदि धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। यदि पूछा जाए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है या ऋणात्मक, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक। तो ये था 19 नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुख्य अक्ष को x अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप u, v एवं f के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे। x अक्ष और फिर मुख्य अक्ष को x अक्ष मानकर और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर, मतलब किस तरीके से हम लोग u, v और f का चिन्ह डिफाइन कर सकते हैं। तो चिन्ह परिपाटी से तो आपको पता ही होगा उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए u, v, f का क्या क्या चिन्ह परिवर्तन मतलब चिन्ह परिपाटी होता है, कैसे चिन्ह हम लोग निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे हमने अवतल लेंस के लिए ले लिए हैं, उत्तल लेंस के लिए ले लिए हैं, आप अवतल लेंस में इसी प्रकार से दे सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य अक्ष को x अक्ष मानने के लिए, तो मुख्य अक्ष यहाँ पे हमारा x हो गया, तो इधर x तो इधर x डैश। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए, मतलब ये रहा प्रकाश केंद्र अर्थात ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें देख लिए मान लीजिए हम वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और 2f2 के बीच बनता है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी, मतलब ये रहा हमारा वस्तु और इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, मतलब 2f2 और अनंत के बीच। तो देखिए इसमें हमें यही डिफाइन करना है कि कहाँ से कहाँ तक लेकर के कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से मतलब कहाँ पे खत्म होगा वस्तु दूरी, और किसको कहेंगे हम लोग प्रतिबिंब दूरी, किसको कहेंगे फोकस दूरी। तो देखिए भैया जहाँ पे हम लोग वस्तु रखते हैं वहाँ से लेकर के और जो ऑप्टिकल सेंटर मतलब जो प्रकाश केंद्र होता है वहाँ तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, और जहाँ से ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से लेकर के जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना है वो पूरा का पूरा हो गया हमारा प्रतिबिंब दूरी। और फिर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर हम लोग मतलब जो हमारा लेंस है वो अवतल लेंस है या फिर उत्तल लेंस है, दोनों में हम लोग जो मुख्य अक्ष मानते हैं वो f2 को मानते हैं।
तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और प्रकाश केंद्र से लेकर के F2 तक की दूरी को बोलते हैं F। तो देखिए इसमें हमें चिन्ह डिफाइन करना है U, V और F का। तो U, V, F, U का चिन्ह किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी से लेंस अवतल हो या उत्तल हो उसमें U मतलब वस्तु दूरी जो होगा वो माइनस में ही होगा, मतलब क्या? निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए वस्तु दूरी जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके LHS में है, मतलब क्या? दायां साइड में है, तो इसीलिए ये हो गया माइनस में। तो हम लोग यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए क्लास 10th फिजिक्स बाय बबीता, तो वहाँ पे वीडियोस आ जाएगी चिन्ह परिपाटी उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के लिए, वहाँ पे अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में यदि आपको डिटेल में जानना है तो यू हो गया माइनस में भी। और देखिए यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो जब ये प्रतिबिंब हमारा ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे बायां साइड बनता है तो वो दूरी हमारी होती है प्लस की, इसीलिए जो प्रतिबिंब दूरी हो गया वो हो गया प्लस में भी। बात करते हैं फोकस दूरी की, तो देखिए ये भी हमारा बायां साइड है, मतलब क्या? LHS लेफ्ट साइड में है, तो ये भी हमारा हो जाएगा प्लस में, मतलब U माइनस में और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी हो जाएगा प्लस में। तो ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है एक उत्तल लेंस वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं, तो एक उत्तल लेंस वस्तु अर्थात बिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और उसकी लेंस की क्षमता क्या है? तो देखिए इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वस्तु है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनता है, इसीलिए वस्तु लेंस की दुगुनी फोकस पर रखा जाता है, अर्थात U बराबर 2F और फिर U बराबर 40 सेंटीमीटर, इसीलिए 2F बराबर 40 सेंटीमीटर या F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। यदि इसका क्षमता निकालेंगे P बराबर 1/F, ये मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताई थी ना, क्षमता बराबर P बराबर 1/F, तो इसका हम निकाल सकते हैं, F का मान 20 है तो क्षमता निकाल सकते हैं 1/F, P बराबर 1/F। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं इसका क्षमता, मतलब क्या? इसका डायोप्टर निकाल सकते हैं, प्रचलित मतलब तो प्रचलित जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5D, मतलब क्या? 5 डायोप्टर। ओके, तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस के निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? मतलब कि बहुत सारे लेंस को यदि एक संपर्क में हम लोग रख देंगे तो उसका क्या होगा? तो देखिए ऐसे लेंसों के निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस में तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के अभिदृश्यों, मतलब क्या? अभिदृश्यों के डिज़ाइन में किया जाता है। इसमें हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब बहुत सारे लेंस को जब एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो हम लोग सूक्ष्मदर्शी में उसका उपयोग करते हैं, फिर दूरदर्शकों में, फिर अभिदृश्यकों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, डिज़ाइन किया जाता है। तो ये था हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हमारा जो फर्स्ट नंबर कह रहा है सचित्र व्याख्या करें, मतलब चित्र के साथ व्याख्या करना है। इसका ए नंबर क्वेश्चन है कि पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है? मतलब क्या? पानी में डूबी हुई, मतलब कि जो तिरछी हमारा छड़ी है यदि उसको हम पानी में रखेंगे, डुबाएंगे, तो वो हमें कुछ तिरछा हुआ नजर आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन तथा माना। देखिए अब यहाँ पे मैंने चित्र बना ली हूँ इसका, मतलब कि ये जो हमारा छड़ी पानी में रखेंगे तो फिर वो तिरछी मुड़ी दिखाई होगी, तो ऐसा क्यों होगा? तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं। ये हो गया विरल माध्यम जो कि वायु है, ये मान लीजिए हमारा पानी है जो कि हमारा सघन माध्यम है। इस प्रकार जो हम यहाँ पे ST को लाएंगे तो ये यहीं से, मतलब जब ये माध्यम परिवर्तन चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा तो अपवर्तन होगा। तो ये जब मतलब इस तरीके से लाते हैं तो ये किरण इसी तरीके से यहीं पे अपवर्तन हो जाता है, जबकि इसको सीधे जाना था तो यहाँ पे लग रहा हमें प्रतीत होता है कि ये जो हमारा छड़ी है वो टूटी हुई प्रतीत होती है इस तरीके से, यहाँ से ये बिंदु से लेकर के और यहाँ तक। तो यहाँ पे AB जो है वो क्या हमारा ST है, छड़ी है। यदि हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या लगेगा? प्रतीत होगा कि हमें यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आ रही है और फिर इस बिंदु से अपवर्तन के बाद इस प्रकार से मिलेगी। यदि इसका आभासी हम लोग देखें तो ये यहाँ पे मिल रहा है, मतलब B' पर और B पर। तो देखिए ये हो गया हमारा एक डायग्राम, और इसी डायग्राम के अनुसार मैंने इसका डिफिनेशन, मतलब इसका जो परिभाषा है वो मैंने तैयार कर ली है। तो देखिए यहाँ पे तथा माना कि AB क्या है? हमारा छड़ी है।
ये ए से लेकर के और बी तक जो कि हमारा क्या है, छड़ी है, ए से बी तक, जो अंशतः पानी में डूबी तथा तिरछी रखी हुई है। मतलब पानी में जो मतलब आएगी तो वो तिरछी हमें मालूम पड़ती है, तो तिरछी रखी हुई है। छड़ी के सिरे बी से आती किरणें, प्रकाश की किरणें सतह पर पानी मतलब हवा में जाती है। ये देखिए, ये रहा हमारा बी बिंदु, और जब बी बिंदु से जो आती प्रकाश की किरण है वो सतह पर पानी से हवा में जाती है। मतलब कि ये हो गया हमारा पानी और इससे हवा में जाती है। उसके बाद कह रहा है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। जब ये विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आंखों को ये किरणें बिंदु बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। ये जो बी डैश है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लगेगा कि बी डैश से ये किरण आ रहा है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। अतः बी डैश बिंदु बी अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या है, बी डैश का बी क्या है, प्रतिबिंब है। बी डैश का ये जो बी होगा ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी पानी में मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसका जो मेन हम लोग कारण बता सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और ये इस तरीके से हम लोग चित्र बनाकर इस तरीके से इसका। तो देखिए, इसका बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों मालूम पड़ती है। मतलब जो एक बाल्टी होती है वो पानी से यदि हम भर दे तो उसकी जो गहराई है, उसकी जो पैंदी है वो कम मालूम पड़ती है, उसकी गहराई। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, इसका जो मुख्य कारण है वो है प्रकाश के अपवर्तन। अब हम प्रकाश के अपवर्तन तो वो हो गया, अब यहाँ पे हम लोग चित्र बना के इसका डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे चित्र बनाए हैं उसी प्रकार से इसका हम लोग परिभाषा भी दे सकते हैं। देखिए, इस चित्र में पानी से भरी बाल्टी की जो पैंदी है पर एक बिंदु ओ से आती हुई आपतित किरण पानी की सतह से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो वायु है वो हो गया हमारा विरल माध्यम, ये हो गया जो पानी वो हो गया हमारा सघन माध्यम। तो कह रहा है कि आपतित किरण पानी की सतह से वायु में जाने पर, मतलब ये हो गया पानी जो कि सघन माध्यम है, ये हो गया वायु जो कि विरल माध्यम है। तो हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे ये जो किरण आई है, मतलब इसका जो अब हम लोग आभासी देखेंगे वो यहाँ पे आई है, तो मतलब कि ये लगेगा कि अभिलंब से दूर हट गया। जो हमारे आंखों तक पहुँचती है, मतलब ये किरण हमारे आंखों तक पहुँचती है, तो हमें लगता है कि जो हमारा ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदु ओ डैश से आ रही जो किरण है, मतलब ये है हमारा क्या, ओ डैश, मतलब ये रहा ओ, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस पानी का जो पैंदी है निचले वाला भाग ये रहा ओ, और इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, ओ डैश है। तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि बिंदु ओ डैश से आ रही है, अतः बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बाल्टी की गहराई है वो यहाँ पे नहीं, यहीं से प्रतीत होगी, कम प्रतीत होगी। पानी बाल्टी की जो गहराई है वो कम प्रतीत होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है जब प्रकाश कांच की आयताकार सिल्ली अर्थात पट्टी में तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तो किरण आरेख से इसे समझाइए। मतलब कि इसमें भी हमें किरण आरेख एक ड्रॉ करना है। तो देखिए, कांच की आयताकार पट्टी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कांच ले लेंगे जो कि कांच की सिल्ली है, और ये हो गया हमारा वायु। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा आपतित किरण है वो निर्गत किरण, मतलब जो निर्गत किरण के समांतर ही आपतित किरण आती है। तो देखिए, ये हो गया हमारा आपतित किरण, और जब ये आपतित किरण आई है तो यहाँ पे माध्यम अगर चेंज होगा, ये माध्यम चेंज हो रहा है, तो जब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में माध्यम में जाती है तो वहाँ पे वो मुड़ जाती है। तो यहाँ पे ये हो गया पारदर्शी माध्यम वायु, और ये हो गया सेकेंड पारदर्शी माध्यम जो कि कांच है। तो यहाँ पे इसका मुड़ जाएगी ये किरण, जब ये मुड़ जाएगी तो फिर ये अभिलंब की ओर आ जाएगी, क्योंकि ये वायु जो हमारा है वो कि विरल माध्यम है और कांच हमारा सघन माध्यम है। तो ये किरण जो आएगी वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब इसका यदि हम आभासी मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से, इस तरीके से ये निकल जाएगा। और कह रहा है कि जो हमारा निर्गत किरण है, मतलब क्या, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर ही आती है। तो देखिए, ये रहा आपतित किरण, इसी के समांतर हम लोग निर्गत किरण भी लाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही कह रहा है निर्गत किरण जो है वो आपतित किरण के समांतर है। तो ये जब आपतित किरण हुआ तो निर्गत किरण जो होगा वो इसी के समांतर होगा, मतलब जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से होगा। इस प्रकार से एक हम निर्गत किरण को ड्रॉ कर लिए। अब ये आपतित किरण और निर्गत किरण
इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये हो गया वायु और फिर ये वायु, ये हो गया कांच की सिल्ली। इसका हम कुछ नाम रख दिए हैं ए, वी और ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो यहाँ पे कह रहा था कि किरण आरेख से इसे समझाने के लिए इस प्रकार से हम लोग एक किरण आरेख बना देंगे। ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया हमारा निर्गत किरण। और आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है किरण आरेखों की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों की प्रथम फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। मतलब क्या, इसको प्रथम फोकस किसे कहेंगे और द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहेंगे, इसे हमें किरण आरेख की सहायता से बताना है, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले लिख लिए हैं उत्तल लेंस के लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु वह है, मतलब क्या, उत्तल लेंस की ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है, उसे हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए किरण आरेख में हम लोग पढ़े थे कि जब किसी किरण को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लाएंगे तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद किससे होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। मतलब क्या, जब वो F2 से होकर जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये तो हो गया उत्तल लेंस का। यदि इसी में हमें पूछ रहा है यहाँ पे प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस, तो ये हो गया हमारा प्रथम फोकस और ये हो गया हमारा द्वितीय मुख्य फोकस। F2 प्रथम फोकस और F2 द्वितीय मुख्य फोकस। तो ये हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए। तो देखिए अब देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस का मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिस पर प्रधान एक्स मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। अर्थात ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारा F2, तो यहाँ पे बोलेंगे F2 को हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस और F1 को बोलेंगे हम लोग प्रथम मुख्य फोकस। मतलब ये हो गया F1 तो प्रथम मुख्य फोकस और ये F2 तो ये हो गया हमारा द्वितीय मुख्य फोकस। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप लोग लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम इसका 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब दर्शाइए जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। मतलब क्या, वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखना है और लेंस जो है वो हमारा उत्तल लेंस है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा वस्तु को कह रहा है इसमें 4 नंबर में कि किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाना है जिसमें वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखना है। तो जो हमारा लेंस है वो उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक उत्तल लेंस बना लेंगे। उसके बाद ये रहा F1 और ये रहा हमारा प्रकाश केंद्र और ये F2, मतलब ये द्वितीय मुख्य फोकस, ये प्रथम फोकस। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि वस्तु को हमें F मतलब कि प्रथम फोकस और हमें यहाँ पे वस्तु को रखना है फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। तो ये रहा फोकस और ये रहा इसका प्रकाश केंद्र, इस दोनों के बीच हमें यहाँ पे वस्तु को रखना है और एक किरण हमें इसमें अपवर्तित कराना है, 2 किरण, जिससे हमारा प्रतिबिंब बन सके। तो देखिए जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जब कोई किरण आती है तो वो जो हमारा प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है मतलब लेंस है, इससे अपवर्तन के बाद वो F2 से होकर जाती है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित किरण आई है, वो लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर इस तरीके से चली गई। और एक और किरण हमें लाना है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में हो, मतलब क्या, जो बिना विचलन के निकल जाए। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण आती है मतलब इस तरीके से वो बिना विचलन के निकल जाती है। तो ये बिना विचलन किस तरीके से निकल गई है। अब देखिए इस दोनों का यदि हम अब आभासी बनाएं मतलब आभासी किरण मिलाए तो इसका आभासी देखेंगे तो ये लग रहा है कि इधर से आ रही है ये किरण और ये भी लग रहा है कि इधर से किरण आ रही है। तो जब दोनों का आभासी मिल रहा है जहाँ पे, वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है। तो ए भी जो हमारा वस्तु है, क्वेश्चन में कह रहा था कि F1 मतलब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु को रखे हैं जो कि ए भी है, इसका प्रतिबिंब A' और B' बन रहा है। तो इसमें बोला है कि किरण आरेख द्वारा इसमें बताना है कि कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, मतलब ये जो हमारा लेंस है ये रहा पिछला भाग और ये रहा अगला भाग। तो जो प्रतिबिंब है वो लेंस के पीछे बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा क्या है, मतलब कि वो सीधा है, और जब ही कोई प्रतिबिंब यदि सीधा बनता है तो वो प्रतिबिंब आभासी होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है
और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। यही 3 कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो वस्तु है हमारा उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष मतलब क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाए कि समान साइज का आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। मतलब क्या प्रतिबिंब हमें वास्तविक चाहिए। उसके बाद कह रहा है इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, मतलब कि एक किरण यहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेना है। और जो हमारा लेंस है वो उत्तल लेंस है, तो हमें जो किरण ड्रॉ करना है वो भी उत्तल लेंस में करना है। तो यहाँ पे मैंने एक उत्तल लेंस बना ली क्योंकि उत्तल लेंस में कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो बराबर साइज का होना चाहिए। मतलब क्या, जिस साइज का हमारा वस्तु रहेगा उसी साइज का प्रतिबिंब बनना चाहिए और वो प्रतिबिंब वास्तविक बनना चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये रहा हमारा प्रथम फोकस, ये रहा सेकंड फोकस, और ये जो हमारा दूरी है डिस्टेंस है वो बराबर बराबर में कवर्ड होना चाहिए। उतना ही दूरी, जितना दूरी हम प्रकाश केंद्र से लेकर के द्वितीय मुख्य फोकस तक लेते हैं उतना ही दूरी हम लोग F2 से लेकर के 2F2 तक लेंगे। ठीक इसी प्रकार से जितना दूरी हम प्रकाश केंद्र से लेकर के F1 तक लेंगे उतना ही दूरी F1 से लेकर के 2F1 तक लेंगे। मतलब क्या, ये जो दूरी है ये बराबर डिस्टेंस में कवर करना होगा। यदि हम ये दूरी बराबर डिस्टेंस में कवर नहीं करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो देखिए हमारा कह रहा है इसमें कि जो वस्तु है वो बराबर साइज का बनना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसका जो हम लोग किरण आरेख पढ़े थे प्रतिबिंब निर्माण, तो उसी में हम लोग देखे थे कि जब हम वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तब जो उसका प्रतिबिंब होता है वो 2F2 पर बनता है। और प्रतिबिंब का जो आकार होता है, मतलब जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। और जब ये प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना तो वो वास्तविक होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये रहा हमारा ए बी ये वस्तु है जिसका प्रतिबिंब 2F2 पर बना है। A' और B' इसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो देखिए प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। देखिए इसका वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बना है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। जब ये प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा तो वो उल्टा होगा। उल्टा होने का कंडीशन क्या है कि वो वास्तविक होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा तो वो वास्तविक, और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई प्रतिबिंब बना तो वो आभासी होगा। और याद रखिएगा जब ये प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक बन रहा है इसीलिए उल्टा होगा। अब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। देखिए जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का इसका प्रतिबिंब है। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका जो हमारा प्रतिबिंब है और वस्तु है दोनों का आकार बराबर होगा। तो वस्तु को हम लोग 2F1 पर रखेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। तो अब देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दूरी, मतलब जो हमारा फोकस दूरी है, मतलब फोकस दूरी यदि F1 होगा तो फोकस दूरी की दूरी मतलब क्या 2F1 पर 2F1 के बीच वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कीजिए। मतलब जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और जो हमारा वस्तु को रखना है वो अनंत और 2F1 मतलब क्या, यदि फोकस दूरी की दूरी कह रहा है, फोकस दूरी की दूरी, यदि फोकस दूरी को F रखेंगे तो उसका जो दूरी होगा मतलब क्या 2F होगा। तो इन दोनों के बीच में हमें वस्तु को रखना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे उत्तल लेंस है, ये रहा F1 और ये रहा 2F1। तो कह रहा है अनंत और 2F1, यदि हमें यहाँ पे प्रथम फोकस कह रहा है कि फोकस दूरी की दूरी, मतलब यदि फोकस दूरी को F1 मानेंगे तो इसकी जो दूनी दूरी होगा वो 2F1 होगा। तो 2F1 और अनंत के बीच बोल रहा है वस्तु को रखने के लिए और इसका प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए। तो यहाँ पे अनंत ये जो दूरी है वो अनंत की दूरी है, ये 2F1 है। तो यहीं पे दोनों के बीच में जब वस्तु को रखेंगे और जो हमारा किरण है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरण लाएंगे तो वो F2 से जाएगा, मतलब ये रहा F2, तो ये दूनी फोकस इसी से होकर जाएगा। और एक और किरण लाना है जो कि हमें ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से लाना है। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर से, और हमें पता है कि जब कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ये प्रकाश केंद्र से ये किरण आया है और ये बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा।
तो ये दोनों किरण जो हमारा अपवर्तित हुआ है दोनों किरण, तो यहाँ पे मिला है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो ए भी हमारा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन गया। तो देखिए प्रतिबिंब F2 एवं 2F2 के बीच बनता है। जो हमारा प्रतिबिंब है वो F2 एवं 2F2, ये देखिए 2F2 है, ये F2 है, दोनों के बीच बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। तो मैंने आपको बताई थी जब ये हमारा प्रकाश केंद्र जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के जो नीचे हमारा कोई भी दूरी बनता है, मतलब कोई भी प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक होता है। वास्तविक होने का कंडीशन उल्टा बनता है। तो ये जब ये वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। देखिए ये रहा हमारा वस्तु जो कि ए भी है, इसका प्रतिबिंब देखिए ए डैश और बी डैश है जो कि वस्तु से बहुत ही छोटा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो इसी तरीके से हम इसका प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कर सकते हैं एक डायग्राम ड्रॉ करके। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस बना लेंगे, यदि अवतल लेंस रहता तो हम लोग अवतल लेंस बना लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचे। मतलब क्या, उत्तल लेंस है और जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से मतलब जो हमारा वस्तु है उससे आवर्धित मतलब वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए और वो वास्तविक होना चाहिए। तो इसको बोला है कि किरण आरेख से स्पष्ट करने के लिए। तो देखिए उत्तल लेंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उत्तल लेंस बना ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस ही क्यों कहता है, क्योंकि हम लोग जो कंडीशन देखे थे जब प्रतिबिंब निर्माण देख रहे थे तो उसमें उत्तल लेंस में भी हम लोग 6 कंडीशन देखे थे। मतलब उत्तल लेंस में ज़्यादा प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस में कम प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब उनके एक ही 2 टाइप का प्रतिबिंब बनता है उसमें, और इसमें 6 टाइप का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि उत्तल लेंस में। तो देखिए उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस हमने यहाँ पे बना ली हूँ। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा वस्तु है मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखिए ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये F2 और ये 2F2। दूरी बराबर डिस्टेंस हम लोग कवर कर लिए हैं। मतलब जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक उतना ही दूरी F1 से लेकर के 2F1 तक। ओके, तो देखिए वस्तु को हमने यहाँ पे यदि हम रखेंगे, जब वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत और 2F2 के बीच बनता है। तो देखिए जब ये प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है, लगभग हम लोग जब प्रतिबिंब निर्माण देख रहे थे उसमें जो हमारा 3rd नंबर का कंडीशन था, उसी 3rd नंबर कंडीशन में हम लोग ये प्रतिबिंब देखे थे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक भी है और आवर्धित भी बनता है। तो देखिए ये हमारा वस्तु को रखेंगे कहाँ पे, F1 और 2F1 के बीच। ये F1 है, ये 2F1 के बीच हम लोग वस्तु को रख दिए। उसी प्रकार से हम 2 किरण को अपवर्तित यहाँ पे कराए हैं। फर्स्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो किरण आती है वो F2 से होकर चली जाती है, तो F2 से होकर यहाँ पे चली गई। उसके बाद सेकंड किरण हम लाए हैं ऑप्टिकल सेंटर, मतलब क्या, प्रकाश केंद्र की दिशा में। तो जिस तरीके से आई है प्रकाश केंद्र की दिशा में, ये बिना विचलन के जाएगी, तो ये बिना विचलन के मतलब इस तरीके से चली गई। ये दोनों का यदि हम प्रतिबिंब मिलाएंगे तो वो यहाँ पे बना। तो आप देख सकते हैं जो ए भी हमारा वस्तु है इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है, तो वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो देखिए प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है, मतलब 2F2 और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना तो वास्तविक तथा उल्टा है और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, जो कि हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि वास्तविक और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। देख लीजिए आप, यहाँ पे वास्तविक भी बन रहा है और वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जितने भी आंसर दिए क्वेश्चन दिए गए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिए हैं। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न 1 से लेकर के 16 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।